नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 35 सवाल देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जैसे दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और एसएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित होते हैं और जिन परीक्षाओं में भारतीय इतिहास से रिलेटेड सवाल आते हैं, उन सब परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो बढ़ते आज के अपने पहले सवाल की ओर। किस वेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? किसको? पृथ्वी को भारत माता के रूप में। ऑप्शंस ए अर्थवेद, ऑप्शंस बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है अर्थवेद में। ऑप्शन ए होगा राइट। हम कुछ जानकारी वेदों के बारे में देखेंगे ताकि आपका यहाँ से कभी भी कोई सवाल गलत ना हो। तो सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद को। ऋग्वेद में हमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पूर्व वैदिक काल की। अगर आपको पूछे कि इसकी रचना कहाँ पे हुई थी, तो इसकी रचना हुई थी सप्त सैंधव क्षेत्र में। कहाँ पे हुई थी? सप्त सैंधव क्षेत्र में। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। 10 मंडल और 1028 सूक्त। ये सवाल भी बहुत बार आया है कि ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा है, यानी जो सबसे बाद में जुड़ा। तो ऋग्वेद में सबसे नया मंडल है मंडल 1 और मंडल 10। मंडल 1 और मंडल 10 ये दोनों मंडल नए मंडल है। अगर आपको पूछे कि ऋग्वेद में प्रमुख को क्या कहते थे? किसको? प्रमुख को। तो प्रमुख को कहते थे होता, होता या रोता। ये ऋग्वेद में प्रमुख को कहते थे। ऋग्वेद में 5 विदुषी स्त्रियों की जानकारी मिलती है। कितनी स्त्रियों की? 5 विदुषी स्त्रियों की, जिसमें एक है लोपामुद्रा, एक है घोषा, एक है शशि, एक है पोलामी और एक है कलावती। लोपामुद्रा, घोषा, शशि, पोलामी और कलावती, इन विदुषियों की जानकारी कौन से वेद में मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद में, क्योंकि ये 500 विदुषियां ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में कौन से मंडल में कौन सी जानकारी मिलती है? तो ये मंडल सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं कि कृषि का उल्लेख कौन से मंडल में है। कौन सा? कृषि का उल्लेख। तो कृषि का उल्लेख है 4थे मंडल में। अगर आपको पूछे कि 7वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो 7वें मंडल में दशरथ युद्ध का उल्लेख है। किसका? 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध, ये सवाल भी बहुत बार आता है। अगर आपको पूछे कि सोम को समर्पित कौन सा मंडल है, कौन सा सोम को समर्पित मंडल, तो ये है 9वां मंडल। कौन सा है? 9वां मंडल। अगर आपको पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है, किसका? गायत्री मंत्र का, तो ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे सामवेद और यजुर्वेद। तो सामवेद में 75 सूक्त को छोड़कर शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। अगर आपको पूछे कि सामवेद में नए सूक्त कितने हैं, तो नए हैं 75, बाकी सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये संगीत का प्राचीन काव्य है। संगीत का वेद, तो संगीत का वेद है ऋग्वेद और संगीत का वेद है सामवेद। सॉरी, मैंने ऋग्वेद बोला, जबकि संगीत का वेद है सामवेद। उद्गाता,
सामवेद के प्रमुख को कहते हैं उद्गाता। आगे देखेंगे यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में हमें यज्ञ की जानकारी मिलती है। ये सवाल भी बहुत बार आया है कि यज्ञ की जानकारी कौन से वेद में मिलती है, तो ये मिलती है यजुर्वेद में। ये वेद गद और पद दोनों का योग है। गद और पद दोनों का योग कौन सा वेद है, तो ये है यजुर्वेद। इस वेद के दो प्रकार है। यजुर्वेद के दो प्रकार है, एक तो है कृष्ण और एक है शुक्ल। कृष्ण और शुक्ल कौन से वेद के प्रकार है, तो ये भी है यजुर्वेद के। एक सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शून्य का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? किसका? शून्य का। तो शून्य का उल्लेख भी मिलता है यजुर्वेद में। आगे है अर्थवेद। तो अर्थवेद में तांत्रिक क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? तांत्रिक क्रियाओं का उल्लेख और शैल्य क्रियाओं का उल्लेख। ये सवाल भी बहुत बार बनता है कि तांत्रिक और शैल्य क्रियाओं का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है, तो ये मिलता है अर्थवेद में। तो वेदों से रिलेटेड अब आपका कभी भी कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। मिंडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी पुस्तक? मिंडास ऑफ गोल्ड। तो मिंडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के लेखक है अल मसूदी। ऑप्शन सी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 78 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 78 ईस्वी और ऑप्शन डी है 130 ईस्वी। तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी ऑप्शन ए 57 ईसा पूर्व में। किसने की थी? तो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने की थी। कब की थी? 57 ईसा पूर्व में। इसी से रिलेटेड अगर आपको पूछे कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। कब हुई थी? 78 ईस्वी में। अगर आपको पूछे कि हिंजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो हिंजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सूत्र। सूत्र वेदांग नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक कौन है? कौन से ग्रंथ के? युक्ति कल्पतरु। ऑप्शन ए राजा भोज, ऑप्शन बी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन बी डी भास्कराचार्य और ये ऑप्शन सी कर लेना आप बाण भट्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो युक्ति कल्पतरु पुस्तक के लेखक है राजा भोज। ऑप्शन ए होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी दो आप प्रदेश और ऑप्शन डी सप्त सैंधव। तो ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था सप्त सैंधव। ऑप्शन डी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, सिंधु सरस्वती सभ्यता के विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? किसके? सिंधु सरस्वती सभ्यता के विशाल स्टेडियम। तो विशाल स्टेडियम प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। ऑप्शन सी होगा राइट, धौलावीरा। अगर आपको पूछे कि विशाल अनाग्रह और विशाल स्नानग्रह ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं,
तो ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। विशाल अनागृह और विशाल सनाग्रह। हमने एक सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का वीडियो बनाकर अपलोड कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाके उन वीडियो को भी आप एक बार जरूर देखें, ताकि आपका सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता ये दोनों कंप्लीट हो जाए। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। महाजनपद काल ने जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को क्या कहते थे? कौन से काल में? महाजनपद काल में जहाँ पे सभा की बैठक होती थी उसे कहते थे संस्थागार। ऑप्शन डी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये की थी चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का अगर आपको दूसरा नाम पूछे तो चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये सवाल भी बहुत बार आता है कि अर्थशास्त्र किनकी पुस्तक है? तो ये है चाणक्य की, विष्णुगुप्त की या कौटिल्य की। ये तीनों नाम चाणक्य के हैं। अगर आपको पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन से शासक को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इन्होंने हराया था घनानंद को। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल देखेंगे। अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? किसकी? अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी चतुर्थ और ऑप्शन डी अष्टम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीय। अशोक ने कलिंग विजय के बाद धम्म की नीति अपनाई थी। ये सवाल भी बहुत बार आता है कि कौन से युद्ध के बाद अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी। तो ये अपनाई थी कलिंग विजय के बाद। अगला सवाल देखेंगे। प्रयाग प्रस्तुति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है? किसमें? प्रयाग प्रस्तुति में कौन से गुप्त शासक की विजय की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है समुद्रगुप्त की। किसकी? समुद्रगुप्त की, जो वीणा बजाने में निपुण थे। समुद्रगुप्त। अगला सवाल देखेंगे। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया? किसका? तो गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन। ऑप्शन ए वारामिरी, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी धन्वंतरी और ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आर्यभट्ट। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? यानी कौन सी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? ये आप एक नई वाला हमेशा नोट करके रखना। तो ऑप्शन से हर्षचरित्र, ऑप्शन बी प्रियदर्शिका, ऑप्शन सी नागानंद और ऑप्शन डी रत्नावली। तो इसमें से हर्षवर्धन की रचना नहीं थी हर्षचरित्र। ये हर्षवर्धन ने नहीं लिखी थी। बाकी तीनों हर्ष की रचनाएं हैं। अगला सवाल देखेंगे। किस सोल शासक ने गंगा कोट सोल की डिग्री धारण की थी? किसकी डिग्री? तो गंगा कोट सोल की। ऑप्शन से राजराजा प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजाधिराज प्रथम और ऑप्शन डी आदित्य प्रथम। तो इस सवाल का सही आंसर होगा राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन बी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे।
विजयनगर के किस शासक के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? कितने कवि रहते थे? 8। ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी अच्युत देव राय, ऑप्शन सी देवराय प्रथम और ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। तो विजयनगर के कृष्णदेव राय के शासक के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। तो इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय। अगर आपको पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। किसने? हरिहर और बुक्का। कौन सी नदी के किनारे की थी? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे की थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला सवाल देखेंगे। शोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन से केंद्रीय प्रशासन, ऑप्शन बी स्थानीय स्वशासित शासन, ऑप्शन सी प्रांतीय शासन और ऑप्शन डी सैन्य प्रशासन। शोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्थानीय स्वायत्त शासन। अगला सवाल देखेंगे। प्राचीन इतिहासकार कर्ण की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन से इंडिका, ऑप्शन बी सूर्यालंकार, ऑप्शन सी राजतरंगिणी और ऑप्शन डी दिव्यदान। कर्ण की प्रसिद्ध पुस्तक, तो ये है राजतरंगिणी। ऑप्शन सी होगा राइट। और इस पुस्तक में कौन से राज्य का इतिहास का वर्णन है? तो इसमें कश्मीर का वर्णन है। किसका? कश्मीर का। कश्मीर राज्य का इतिहास कौन सी पुस्तक में मिलता है? ये सवाल ऐसे भी बनता है बार बार। तो ये मिलता है राजतरंगिणी में। अगला सवाल देखेंगे। शरक संहिता के रचयिता महर्षि शरक किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कौन? महर्षि शरक। ऑप्शन से कनिष्क, ऑप्शन बी रुद्रदमन, ऑप्शन सी सिकंदर और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन से कनिष्क। अगला सवाल देखेंगे। शकों के प्रसिद्ध शासक का नाम निम्नलिखित में से सा। कौन शकों का प्रसिद्ध शासक था? ऑप्शन से यशोवर्मन, ऑप्शन बी रुद्रदमन, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी अशोक। तो इसमें से शक शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रुद्रदमन। अगला सवाल देखेंगे। त्रिपिटक का संबंधित है। कौन? त्रिपिटक किससे संबंधित है या कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से या मुस्लिम धर्म से? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन ए होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। जूनागढ़ अभिलेख की जानकारी उपलब्ध करवाता है। जूनागढ़ अभिलेख किसकी जानकारी उपलब्ध करवाता है? चीनी शासकों की, कुषाण शासकों की, यूनानी शासकों की या शक शासकों की? जूनागढ़ अभिलेख, तो इसका संबंध है शक शासकों से। ऑप्शन डी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे। बौद्ध धर्म का विभाजन किसके काल में हुआ था? किसका? बौद्ध धर्म का। ऑप्शन ए पृथ्वीराज, ऑप्शन बी रुद्रदमन, ऑप्शन सी उदयराज और ऑप्शन डी कनिष्क। बौद्ध धर्म का विभाजन किसके काल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कनिष्क के काल में। अगला सवाल देखेंगे। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का स्थान था। कौन सी संगीति? चतुर्थ संगीति का। ऑप्शन सी पेशावर, ऑप्शन बी कुंडलवन, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुंडलवन कश्मीर में।
अगला सवाल देखेंगे, हूणों का सर्वाधिक संघर्ष निम्न में से किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी घटोत्कच और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। हूणों का सर्वाधिक संघर्ष, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। अगला सवाल देखेंगे, यह किसने कहा था कि हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी? ये कथन किसका है कि हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, ना कि शाखाओं पर, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी? तो ये कथन था बाजीराव प्रथम का। किनका था? बाजीराव प्रथम। ऑप्शन डी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, इनमें से कौन सी एक उपाधि बप्पा रावल ने धारण नहीं की थी? ऑप्शन एक हिंदू सूर्य, ऑप्शन बी राजगुरु, ऑप्शन सी हिंदू सुल्तान और ऑप्शन डी चकवा या चकवे की। कौन सी उपाधि बप्पा रावल ने धारण नहीं की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान की उपाधि बप्पा रावल ने धारण नहीं की थी। अगला सवाल देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध किस स्थान पर लड़े गए थे? कौन कौन? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। ऑप्शन से तराइन, ऑप्शन बी खानवा, ऑप्शन सी पानीपत और ऑप्शन डी हल्दी घाटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तराइन के युद्ध 1191 प्रथम और 1192 द्वितीय। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, क्योंकि 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और उसके बाद मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक नियुक्त करके वापस गजनी चला जाता है। अगर आपको पूछे कि खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? कौन सा युद्ध? खानवा का। तो ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य में। किनके मध्य? बाबर और सांगा, जिसमें बाबर की विजय होती है। अगर आपको पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। किनके मध्य में? इब्राहिम लोदी के साथ। और इसी युद्ध में भारत में पहली बार तोप खाने का उपयोग हुआ था। तोप खाने और गोले बारूदों का युद्ध में प्रयोग हुआ था। अगर आपको पूछे कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में, जो अनिर्णायक युद्ध था जिसमें किसी की विजय नहीं हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में। अगला सवाल देखेंगे, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष अधिकार किया था? कहाँ पे? रणथंभौर पर। तो ये किया था 1301 ईसा पूर्व में। 1301 में कहाँ पे किया था? तो रणथंभौर में। कौन से शासक को हराया था? तो हमीर देव चौहान को हराया था। किसको? हमीर देव चौहान को। अगला सवाल देखेंगे, कौन सा राजस्थानी शासक अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सांगा, ऑप्शन बी महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप और ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराणा कुंभा। अगला सवाल देखेंगे, महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया था? यानी खानवा से पहले एक और युद्ध हुआ था बाबर और महाराणा सांगा के बीच में, जिस युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है, और ये युद्ध होता है बयाना का युद्ध। कौन सा होता है? बयाना का युद्ध। अगला सवाल देखेंगे, दुर्गादास राठौड़ ने
राजस्थान की किस रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया था? दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की किस रियासत के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मारवाड़ रियासत के लिए, जाके शासक थे अजीत सिंह। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? कौन सी उपाधि? देवपुत्र की। तो ये की थी कुषाण वंश के शासकों ने। ऑप्शन सी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, पाली ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसे निकट नटपुत कहा गया है? कौन सा? निकट नटपुत। तो ये कहा गया है महावीर को। ऑप्शन बी होगा राइट। अगला सवाल देखेंगे, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध और जैन धर्म का तीर्थ स्थान है? तो ये है वैशाली। ऑप्शन डी होगा राइट। साथियों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।